हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 7th लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो कि 1907 से लेके 1970 के बीच में थी एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा क्या रिस्पॉन्स था। ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे इस क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। प्रेप आईएएस ने 17 मार्च को यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जो कि 20 जून तक चलेगा। एंड दोस्तों, ये क्रैश कोर्स सभी लोगों के लिए एकदम फ्री है, मुफ्त है, किसी को कुछ भी पैसा नहीं भरना है। एंड इस क्रैश कोर्स की काफ़ी सारी खास बातें हैं, जैसे कि इसमें हम सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। लास्ट में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। देन स्टैटिक एंड करंट दोनों पोर्शन का हम कवरेज करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा स्टडी मटेरियल और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हर संडे को हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहाँ पे आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस क्रैश कोर्स में हमने सी सेट को भी इंक्लूड किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें काफ़ी उनको समस्या होती है, तो सी सेट भी हमने इस क्रैश कोर्स में रखा है। एंड फ्रेंड्स, हमारे इस क्रैश कोर्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो सबसे खास बात है, वो है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी की डिफरेंट स्टेजेस का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि क्या चीज़ यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में हमारे इस चैनल को, हमारे इस क्रैश कोर्स को आप सर्कुलेट कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। एंड दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हमारे टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और रिवीजन हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, इनको करने से एक तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं और हमारा जो कोर्स है उससे उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, 2006 काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ नॉवेल लिखी थी उसमें किस रिवोल्ट का जिक्र था। दोस्तों, हमने इसको डिस्कस किया था एंड आई होप आप रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे। इसका आंसर होगा सन्यासी रिबेलन। सेकेंड क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था कि जब सिपोय म्यूटिनी हुई थी, फ्रेंड्स 1857 में हमने डिस्कस किया था, सिपोय म्यूटिनी हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे आंसर लिख के बता सकते हैं ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश लोगों ने मिस गवर्नेंस के नाम पे किस स्टेट का एनेक्सेशन किया था, उसको पावर से हटाया था। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने डाउट सेशन में भी क्लियर की थी। इसके अलावा हमने उससे पहले भी इसको लेक्चर में कवर किया था। इसका आंसर है अवध। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था कि हिंदू कॉलेज की जब इस्टेब्लिशमेंट होती है कैलकाटा में, तो डेविड हरे का साथ किसने दिया था। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था राजा राममोहन राय, राइट। देन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था रियोतवाड़ी सेटलमेंट पे, हमने ये भी डिस्कस किया था। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहला, द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। ये एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट था वहाँ पे जमींदार थे, ठीक है, जबकि रियोतवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्टली किसानों को रेंट पे करना था और गवर्नमेंट ने किसानों को ओनरशिप दी थी, उनको पट्टे दिए थे, ठीक है दोस्तों। ये भी हमने डिस्कस किया था, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन बताया गया है कि द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स। अब दोस्तों देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप रेवेन्यू फिक्स करेंगे तो उसके लिए आपको लैंड को सर्वे तो करना ही होगा, तभी तो आप असेस कर पाएंगे कि कितना आपको रेवेन्यू फिक्स करना है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन रिसेंटली 2014 में पूछा गया था कि 1905 में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको कब ख़त्म किया था। हमने डिस्कस किया था कि 1911 में इसको वापस लिया गया था, एंड ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, दिल्ली में 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। फ्रेंड्स, 2014 में ही अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था 1858 वाला, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई थी। दोस्तों, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। सबसे पहला बताया गया है कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, ये सही बात थी, उसमें ये मेंशन था, हमने डिस्कस भी किया था। सेकंड, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही बात है दोस्तों, अल्टीमेट जो अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश क्राउन हो गई थी। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था, हमने काफ़ी डिटेल में इस प्रोक्लेमेशन को डिस्कस किया था। तो ये जो थर्ड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, 1 and 2 ओनली। दोस्तों, जब भी आप यूपीएससी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन को 2 बार आपको पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या है। कभी कभी होता है कि पूछा जाता है कि क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि क्या चीज़ सही है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर अपना लगाना होगा। ठीक है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को रखने का मेरा एक पर्पज़ और था कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। एंड फ्रेंड्स, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, भले ही आपकी तैयारी इतनी ना हो। बट दोस्तों, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी सिंसियर एडवाइस है आप लोगों को। और दोस्तों, केवल प्रीलिम्स ही नहीं, भले मेंस हो या इंटरव्यू हो, सब जगह आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2016 में अभी रिसेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी। दोस्तों, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, उनके बीच में इशू हो गए थे। जो चरमपंथी थे, जो नरमपंथी थे, उनके बीच में इश्यूज हो गए थे। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी। तो ये इसका सही आंसर होगा, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स। तो दोस्तों, ये भी हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था दोस्तों, अभी 4 साल पहले ही, 3 साल पहले। और इसमें पूछा गया था कि रियोतवाड़ी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था ये कि रीड एंड मुनरो दोनों ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप आप लोग चीज़ों को कलेक्ट कर पा रहे होंगे, उनको कनेक्ट कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में, मतलब इससे पहले वाले प्रीलिम्स में पूछा गया था। और ये सवाल था कि स्वदेशी मूवमेंट में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया था। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से साउथ में स्टीम इंजन का कारखाना लगता है, किस तरह से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बनती हैं इंडिजिनस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था, ये भी सही है। तो 1 and 2 दोनों ही सही होंगे और इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। फ्रेंड्स, ये 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गई। बोथ 1 and 2 इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जो कि 2020 में पिछले साल ही पूछा गया है कि उलगुलन का क्या मतलब है। उलगुलन से आप क्या समझते हो? फ्रेंड्स, ये भी हमने डिस्कस किया था। उलगुलन किसको बोला गया था? जो बिरसा मुंडा वाला जो रिवोल्ट था 1899 से 1900 वाला, उसको उलगुलन बोला गया था। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन करवाया है पुरानी चीज़ों का। आप में कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि आप चीज़ों को सही से समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों, हम फिर से हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम दोस्तों इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से। फ्रेंड्स, हमने देखा था इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हुए थे, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि 1905 से 1909 के बीच में हमने देखा था। तो दोस्तों, ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी ये मिलिटेंट नेशनलिज्म का ही एक बाय प्रोडक्ट था। कैसे था, हम थोड़ी सी देर में इसको समझेंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था
जो बॉयकॉट मूवमेंट था, जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसका समाप्त हो जाना। जैसे ही ये मूवमेंट्स ख़त्म होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके सामने सवाल उठता है कि अब क्या, हमने इतना सेक्रीफाइस किया, हमने इतना पार्टिसिपेट किया, तो अब हम अपनी एनर्जीज़ को कहाँ पे डालें। तो काफ़ी तरह के तरीके ढूंढे जाते हैं और काफ़ी लोग फॉलो करते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को। इसमें होता क्या है, हम थोड़ी सी देर में हम इसको समझेंगे। दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दो फेज में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज कब होता है, जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद, और ये 1917 तक चलता है, 1907 से लेके 1917 के बीच में। जो सेकंड फेज आता है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म हो जाने के बाद आता है, और इसको हम अगले जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण थे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इतना सर्ज क्यों हुआ था, इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई थी। फ्रेंड्स, मोटा मोटी एक आइडिया मैंने आपको देने की ऑलरेडी कोशिश मैं कर चुका हूँ, थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, जो लीडरशिप थी वो बची नहीं थी। आपको पता है कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे ये भारत छोड़ के या तो चले गए थे, या फिर इनको जेल में बंद कर दिया था, या फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, ठीक है। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ये लीडर्स नहीं दे पाए कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आप लोगों को क्या काम करना है, ठीक है। तो इससे लोगों को काफ़ी नाराज़गी थी कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो जो लोग थे, जो यूथ था जिसने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, अब उनके सामने ये समस्या आ रही थी कि हम अपनी एनर्जी को किस तरह से चैनलाइज करें। उनका ये मानना था कि अब हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए, ठीक है। और इस इंडिपेंडेंस के लिए हमें ब्रिटिश लोगों को बाय फोर्स, दोस्तों यहाँ पे जो हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है फिजिकली बाय फोर्स, मीन्स हमें हिंसा का सहारा लेना है, ठीक है। हिंसा के द्वारा बलपूर्वक हमें ब्रिटिश लोगों से को भारत से एक्सपेल करना होगा, तभी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो दोस्तों, ये इसके पीछे की कहानी है। अब दोस्तों, ये जो रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम था इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ ये लोग करते थे। फ्रेंड्स, इसका मोटिवेशन इनको मिला था रशियन निहिलिस्ट से या फिर आयरिश जो नेशनलिस्ट थे। अब दोस्तों, ये जो रशियन निहिलिस्ट थे ये बेसिकली एक रेडिकल रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड था रशिया में, ठीक है, जो 19th सेंचुरी के एंड में एंड 20th सेंचुरी के स्टार्ट में हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, और वहीं से ये लोग अपना मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है, आपको हीरोइक एक्शन करने होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एक तो फोर्स का यूज़ करना है, ठीक है। और हीरोइक एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल हैं आपको उनको मारना होगा, उन्हें असैसिनेट करना होगा, ठीक है। उनको बलपूर्वक आपको उनको खदेड़ना है, उनकी हत्या करनी है। साथ ही साथ जो ट्रेटर्स हैं, जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो गद्दार हैं हमारे बीच में जो छुपे हुए हैं, उनको भी आपको उनकी किलिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको डेकोइटीज़ करनी है, आपको डकैती डालनी है। क्यों ताकि आप अपने प्रोग्राम के लिए फंड्स हासिल कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट की दुश्मन है उसकी आप हेल्प लो, क्योंकि होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो ब्रिटेन के दुश्मन होंगे उनसे आप हेल्प लोगे। और इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद था वो क्या था, टू स्ट्राइक टेरर। आपको आतंक फैलाना है ब्रिटिश लोगों में, उनके बीच में एक डर बैठाना है कि आपका भविष्य अंधकार में है, ठीक है, हम आपको चुन चुन के मारेंगे। तो स्ट्राइक टेरर ये इनका एक ऑब्जेक्टिव होता था, और लोगों के मन में से जो अथॉरिटी है उसका डर निकाल देना, ताकि सभी लोग इस आंदोलन में कूद पड़ें और ब्रिटिश लोगों को बाहर निकाल के फेंक दें। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती थी एक्सट्रीमिस्ट लीडर की, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी को काउंटर नहीं कर पाई, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरीज थे, ये रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन वायलेंट एक्टिविटी करना चाह रहे थे, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनका बेसिकली क्या था कि रिवॉल्यूशन जो है बेस्ड ऑन एक्टिविटी होनी चाहिए। बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, जो एक पतली लाइन थी, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन लोगों को समझा नहीं पाए थे। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने जो मिलिटेंट नेशनलिज्म वाला फेज स्टार्ट किया था वो इस हद तक पहुंच गया था कि लोग अब हिंसा का सहारा लेने लगे थे। काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं, हम देखेंगे, वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हत्या की जाती है, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, इनमें बेसिकली 3 एरिया बहुत फेमस थे, बंगाल, देन महाराष्ट्र एंड देन पंजाब। तो इन तीनों को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जब मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं इस टॉपिक से भी क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में सबसे पहले जो उनका जो पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था वो मिदनापुर में 1902 में बना था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? नरेंद्र नाथ बासु। फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखना होगा, ये ईयर आपको याद रखना होगा, ये पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। देन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में बनती है अनुशीलन समिति। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है कि कलकत्ता में कौन सा रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। और इसके फाउंडर कौन थे? प्रमोथा मित्तर, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। अब दोस्तों, 1906 में क्या होता है? अनुशीलन समिति के अंदर ही एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता उसमें शामिल होते हैं और ये एक अपना एक वीकली एक जर्नल, एक आप समझ लीजिए एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, युगांतर। और इन न्यूज़पेपर का एक ही काम होता है कि लोगों को इन एक्टिविटीज़ के बारे में उनको समझाना, इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, इन अखबारों का ये काम होता था। अब 1907 में ये जो युगांतर ग्रुप था, बरिंद्र कुमार घोष वाला, भूपेंद्र नाथ दत्ता वाला, ये क्या करते हैं? जो एक बहुत ही अनपॉपुलर ऑफिशियल होते हैं, सर फ्यूलर, इनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो हो नहीं पाता है, बट ये काफ़ी बड़ा इवेंट था। और सर फ्यूलर कौन थे? जो नई प्रोविंस बनी थी असम वाली और जो ईस्टर्न बंगाल वाली, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये, ठीक है। देन 1907 में ही उसके बाद जो सर एंड्रयू फ्रेजर थे, उनकी हत्या का प्रयास होता है। दोस्तों, ये भी इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? या तो इनका टाइमलाइन दे दिया जाएगा, या फिर आपको मैच करना होगा कि सबसे पहले किसकी हत्या हुई थी या किसका प्रयास किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद 1908 में 2 लोग थे, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। ये एक वाइट जज थे, किंग्सफोर्ड। उनकी हत्या ये करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। और इनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, बट उस कैरेज में किंग्सफोर्ड नहीं थे, बल्कि 2 यूरोपियन लेडीज़ थी और उन दोनों की मौत हो जाती है। और इसके पीछे फिर काफ़ी बवाल होता है। जो प्रफुल्ल चाकी थे वो तो खुद को गोली मार लेते हैं, जबकि जो खुदीराम बोस थे, इनको फांसी की सज़ा होती है, इनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, इसके डिफरेंट नाम हैं। इसको कुछ लोग अलीपोर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कुछ मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी तो 1908 में ये हुई थी। देन 1908 में ही 12 डिकोइटी होती है, जो कि ढाका की अनुशीलन समिति करती है। उसके हेड कौन होते हैं? पुलिन दास, उनके नेतृत्व में इसको किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि फंड्स को आपको रेज करना है। एंड दोस्तों, इसके बाद 1912 में जो वॉइसरॉय थे हार्डिंगे, उनके काफिले पे अटैक होता है दिल्ली में, चांदनी चौक में। और अटैक करने वाले कौन होते हैं? रश बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। ये दोनों बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, ये सब आपको याद रखने होंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इन स्लाइड्स में रखी है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। एंड दोस्तों, इस हमले में जो हार्डिंगे थे, उनकी डेथ नहीं होती है, हालांकि उनको वो घायल होते हैं। बट ये काफ़ी बड़ा एक इशू था कि वाइसराय के ऊपर अटैक हो रहा है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हमारे लिए। देन अगला आता है कि जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति थी, उसमें एक नए लीडर जो हैं जुड़ते हैं। उनका नाम था बाघा जतिन या फिर जतेंद्र नाथ मुखर्जी, और इनके द्वारा बनाया गया था जुगांतर। एंड फ्रेंड्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो ये लोग सोचते हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ब्रिटिश लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस सिचुएशन का हम फ़ायदा उठाते हैं और जो ब्रिटिश लोगों के दुश्मन हैं उनसे हम हेल्प लेते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिवोल्ट कर देते हैं भारत में। ये इनका प्लान होता है। तो इसके लिए ये लोग प्लान करते हैं कि हम जर्मनी से आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जर्मनी उस समय ब्रिटेन के अपोज में थी, उनकी दुश्मन थी। तो इन्होंने उसके साथ जो भी
बात की होगी, ट्रीटी की होगी, वहाँ पे भी हमारे लोग थे। तो जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंपोर्ट होने वाले थे और उसको हम यूज़ करने वाले थे, और इसको बोला गया था जर्मन प्लॉट या फिर जिम्मेरान प्लान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इससे जुड़े हुए लोग कौन थे? जतिन, जो हमने उस ऊपर बात की थी, बाघा जतिन एंड रश बिहारी बोस, ये दोनों नाम दोस्तों आपको याद रखने होंगे। और इसके लिए काफ़ी सारी डेकोटीज होती हैं जिनको बोला गया था टैक्सी कैब डेकोटीज या फिर बोट डेकोटीज। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डकैती हुई थी इनका संबंध किससे था, ठीक है दोस्तों। और इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें एक रिवोल्ट करना है, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उसको सीज करना है, आर्म्ड फोर्सेज में हमको म्यूटिनी, एक रिवोल्ट करनी है, उनको आर्म्स एम्यूनेशन की सप्लाई करके हम ये काम करने वाले हैं। बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है, काफ़ी सारे गद्दार हमारे बीच में छुपे हुए थे, और जब ये काम करने वाले होते हैं तो लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं गवर्नमेंट को, और फिर पुलिस बहुत कड़ा रुख अपनाती है। एंड बालासोर में, जो कि उड़ीसा में है, 1915 में जतिन मुखर्जी को मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्लान था ये फेल हो जाता है। कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। अब दोस्तों ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी बंगाल में, तो इसको प्रमोट करने के लिए, इनको एडवोकेट करने के लिए न्यूज़पेपर की, जैसे मैंने बात की थी, उसमें 3 न्यूज़पेपर काफ़ी फेमस थे। बंगाल में था संध्या एंड युगांतर, वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे था काल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संध्या, युगांतर एंड काल ये क्या है। तो ये जर्नल्स थे, न्यूज़पेपर्स थे जिनमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात कही जाती थी। अब दोस्तों ये तो हो गया बंगाल। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, और महाराष्ट्र में जो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो थी रामोसी पीजेंट फोर्स। दोस्तों जब मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था 1885 में, वहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया था। रामोसी पीजेंट फोर्स, उसके हेड कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। 1879 में इन्होंने एक आर्म्ड रिवोल्ट स्टार्ट करी थी। तो महाराष्ट्र में फेमस नाम था तिलक का। 1890s में उन्होंने काफ़ी जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था उसको फैलाया था, वॉयलेंस की वो बात करते थे, गणपति शिवाजी फेस्टिवल को यूज़ करते थे अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नल है केसरी एंड महारट्टा। फ्रेंड्स इसको कुछ लोग मराठा भी बोलते हैं, ठीक है। तो केसरी एंड मराठा या फिर महारट्टा, ये तिलक के द्वारा जो प्रकाशित किए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट जर्नल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फ्रेंड्स 1897 में एक इवेंट होता है कि तिलक के 2 अनुयायी चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्णा, वो प्लेग कमिश्नर की हत्या कर देते हैं 1897 में पूना में। ये आपको याद रखना होगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इवेंट कब हुआ था। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था मित्र मेला, और इसके पीछे कौन लोग थे? सावरकर और उनके ब्रदर। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, तो ये आपको याद रखना होगा। एक तो मित्र मेला, ठीक है, सावरकर 1899 में ये बनी थी। देन 1904 में अभिनव भारत के साथ ये मर्ज हो जाती है। तो अभिनव भारत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एंड अनुशीलन समिति कहाँ पे थी? बंगाल में थी। तो ये आपको याद रखना होगा। और इनका भी यही काम था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे हमको उनकी हत्या करनी है। इसमें एक नासिक कॉन्स्पिरेसी केस सामने आता है, जहाँ पे 1909 में AMT जैक्सन, जो कि वहाँ के कलेक्टर होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से फेमस है, और इसमें सावरकर को सजा होती है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पंजाब में 2 लोग काफ़ी फेमस थे। एक तो लाला लाजपत राय, और उनका जो अखबार था वो था पंजाबी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना होगा, पंजाबी का संबंध लाला लाजपत राय से है। देन अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के अंकल थे, वो भी पंजाब में काफ़ी उनका वर्चस्व था, और उन्होंने अपनी एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो बना रखी थी, उसका नाम था अंजुमन ए मोहिसबन ए वतन। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना होगा, अंजुमन ए मोहिसबन ए वतन, लाहौर में, और इनका जो जर्नल था वो था भारत माता। दोस्तों आप देखिए काफ़ी सारी जर्नल्स थी, और इनका पर्पज़ यही था कि जो लीडर हैं वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे, अपनी जो ओपिनियन है, अपने जो मैसेजेस हैं, जो भी पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इन जर्नल्स का, इन न्यूज़पेपर का सहारा लिया जाता था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विदेश की, ठीक है। ये तो हमने बात की इंडिया में क्या हो रहा था रिवॉल्यूशन।
अब अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी और ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लंदन की, तो वहाँ पे नाम फेमस है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। ठीक है, 1905 में इन्होंने वहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन हाउस, और ये जो जर्नल पब्लिश करते थे उसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, ये तीनों आपको याद रखने होंगे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इसका संबंध है श्यामजी कृष्ण वर्मा से। लंदन 1905 इंडिया हाउस, जो कि एक इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी, स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती थी। एंड दोस्तों, पेरिस एंड जिनेवा की हम बात करें, मींस फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे मैडम बीकाजी कामा, जो कि एक पारसी थी, उनका नाम फेमस है। और इनका जो ऑर्गन था वहाँ पे, इनका जो जनरल था, उसका नाम था वंदे मातरम। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल बनते हैं कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संबंध था श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ, वंदे मातरम का संबंध था मैडम बीकाजी कामा के साथ। वहीं अगर हम बर्लिन जर्मनी की बात करें, तो वहाँ पे थे बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। दोस्तों, इसके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद करनी है, बट दोस्तों, जो आपका लक्ष्य है कलेक्टर बनना या आईपीएस बनना, उसके सामने ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को सामने देखो, ये सब चीज़ें आप आराम से याद कर लोगे। और मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में नंबर लाना बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादा घुमाते हैं ही नहीं, जो चीज़ आपने पढ़ी है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट दिक्कत यह है कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हमको अच्छे से पढ़नी होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे गदर की। तो दोस्तों, गदर, हमने पिक्चर तो देखी है सनी देओल की गदर। ये गदर वो गदर नहीं है, बट मतलब सेम ही था। ठीक है, तो ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जिसका संबंध एक वीकली न्यूज़पेपर से था, उसका नाम भी द गदर ही था। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को में था, मींस यूएसए में। ठीक है दोस्तों, तो जो प्री गदर वाला पीरियड था, क्योंकि गदर की स्थापना 1913 में हुई थी, उससे पहले जो इसमें लोग जुड़े हुए थे वो थे रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ, सोहन सिंह बाकना, लाला हरदयाल, ये सब इनसे जुड़े हुए थे। और इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए इन्होंने स्वदेश सेवक होम बनाया था वैंकोवर में, मींस कनाडा में, एंड सिएटल अमेरिका में बनाया था यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो दोस्तों, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, ये सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो गदर बनी थी 1913 में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव सबका सेम था कि जो पॉपुलर या अनपॉपुलर जो ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट करना है, उनकी हत्या करनी है। ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी मटेरियल है उसको पब्लिश करना है। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स हैं जो कि बाहर जिनको पोजीशन किया हुआ है, उनको हमको उनके बीच में रह के काम करना है, आर्म्स को प्रोक्योर करना है, इंडिया में आर्म्स को भेजवाना है। ठीक है, और जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वहाँ पे हमको साइमल्टेनियस रिवोल्ट करनी है, तो पूरा मतलब तबाही मचा देनी है। ठीक है, तो गदर बहुत फेमस है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। गदर के बनने के बाद लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, ये सब इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं। इनका इंटेंशन होता है कि हम भारत में जो है रिवोल्ट लेके आएंगे, अंग्रेजों को हम भारत से भगाएंगे। अब दोस्तों, 1914 में 2 इवेंट होते हैं जिसके बाद गदर का जो रोल है वो बढ़ जाता है। पहला इंसिडेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दूसरा था कोमागाटा मारू इंसिडेंट। फ्रेंड्स, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। दोस्तों, ये क्या है? एक शिप का नाम था, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, और इसकी वजह से पंजाब की कंडीशन काफ़ी एक्सप्लोजिव हो गई थी। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक शिप का नाम था, और इस शिप में मुख्य रूप से जो पंजाब में रहने वाले सिख थे या पंजाबी मुस्लिम थे, वो इसमें ट्रेवल कर रहे थे। सिंगापुर से वैंकोवर, मींस सिंगापुर से कनाडा, ये लोग जा रहे थे। बट जब इनका शिप कनाडा में पहुंचता है तो वहाँ पे इनको उतरने ही नहीं दिया जाता, इनको वापस जो है इंडिया भेज दिया जाता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो कैनेडियन अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश लोगों के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ऐसा काम किया था। ठीक है, तो ये शिप वहाँ से तो वापस इसको भेज दिया जाता है। ये शिप 1914 में सितंबर 1914 में कलकत्ता आता है, और फिर वहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि भाई आप जो है पंजाब निकल जाओ। ट्रेन की व्यवस्था कर दी, बोला कि ये पंजाब निकलो, बट ये लोग जो इसमें थे वो पंजाब जाने से मना कर देते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है और इसमें काफ़ी लोगों की मौत होती है, 22 लोग मर जाते हैं और इससे गदर लोग जो हैं काफ़ी उनको गुस्सा आता है, पंजाब की कंडीशन काफ़ी एक्सप्लोजिव हो जाती है और जो गदर लीडर्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि हम ब्रिटिश रूल को ख़त्म करेंगे, एक वायलेंट अटैक करेंगे और इसके लिए दो बंदे जो हैं वो भारत आते हैं। कौन थे? करतार सिंह सराभा एंड रघुबर दयाल गुप्ता। दोस्तों ये नाम आपको याद रखने होंगे और ये आते हैं, इनका कांटेक्ट होता है रास बिहारी बोस से एंड सचिन सान्याल से, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। दोस्तों ये जो रास बिहारी बोस हैं इनका संबंध बाद में इंडियन नेशनल आर्मी से हो जाता है, INA से इनका संबंध होता है। कैसे होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1915 21 फरवरी ये लोग डेट फिक्स करते हैं कि हम फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे। बट दोस्तों फिर से वही होता है, गद्दार होते हैं, पुलिस को पता चल जाता है और ये मूवमेंट जो है इनका सफल नहीं हो पाता है और ये गदर की एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाती है कि इसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया लॉ पास करती है, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और इसमें होता क्या है कि लार्ज स्केल डिटेंशन गवर्नमेंट करती है बिना किसी ट्रायल के, मीन्स लोगों की जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो सचिन सान्याल थे उनको जेल हो जाती है। जो रास बिहारी बोस थे ये जापान भाग जाते हैं और वहाँ पे इनकी एक अलग कहानी चालू हो जाती है जो हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसका मुख्य पर्पज़ यही था कि जो गदर मूवमेंट है उसको हमको ख़त्म करना है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1915 में आया था उसके आने का मुख्य रीज़न क्या था, उसका मुख्य मकसद क्या था, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि द गदर वॉज तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। हम अभी जस्ट हमने बात की है रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों देखिए इस तरह के सीधे सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने चीज़ पढ़ी हुई है तो आप आराम से उसको सही कर देंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग का झंझट नहीं है, सीधे आपके 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूरोप में, जो अगर हम बर्लिन की बात करें जर्मनी की, तो वहाँ पे हमने देखा था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में वहाँ पे बर्लिन कमेटी थी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसकी स्थापना हुई थी 1915 में। और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल एंड दोस्तों जो हमने बात की थी जिमरन प्लान की, तो इनका संबंध है क्योंकि ये जर्मनी में थे, यही लोग इंडिया में जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे उसको भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में 36 का आंकड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे फेज में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तब ये भी इनका भी पतन होने लगता है और उसके बाद गांधी जी पिक्चर में आते हैं, तो वो भी हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों ये पहला जो टॉपिक था वो तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी और उसके साथ जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर थे उनका क्या रिस्पॉन्स था। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 1914 से 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। ठीक है, ब्रिटेन के साथ एक तरफ फ्रांस है, रशिया है, USA है, इटली है, ठीक है दोस्तों, जापान है, उधर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, टर्की है। ये सब आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, आप वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 19 के बीच में चल रही थी। ठीक है, और ये जो पीरियड था ना, इसमें हमने देखा कि जो इंडियन नेशनलिज्म था इसकी मैच्योरिटी होती है और किस तरह से होती है, होम रूल लीग के माध्यम से, वो भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने वाली होती है, अब इसमें सवाल पैदा होता है कि क्या इंडिया को ब्रिटिश लोगों का साथ देना चाहिए। ठीक है, तो 3 तरह की अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, उनकी बात हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश एम्पायर को, उनको लगा कि ये हमारी ड्यूटी है। और दोस्तों ये आप जानते होंगे कि मॉडरेट्स हमेशा प्रो ब्रिटिश थे। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उनकी एलिजियंस थी, उनकी निष्ठा थी, तो इसलिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। और दोस्तों आपको ताज्जुब होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट तिलक थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था। अब क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर हम ब्रिटिश लोगों का साथ देंगे तो वॉर के बाद ब्रिटेन इंडिया को उसकी लॉयल्टी का जो है भुगतान करेगा, उसका रीपेमेंट करेगा। और किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट उस समय तिलक की भी यही सोच थी कि अगर अभी हम ब्रिटिश लोगों का साथ देंगे तो बाद में हमारा ही फायदा है, हमको सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी। एंड दोस्तों जो रिवॉल्यूशनरी थे
ऑब्वियसली बात है, उनको इनसे मतलब था नहीं, उनका तो मतलब था कि ब्रिटिश लोगों को उठा के फेंको। तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, क्योंकि ब्रिटिश लोग वहाँ पे बिजी होंगे तो इंडिया में उनको जो है हम उनके खिलाफ एक रिवोल्ट कर देते हैं। तो इस तरह के ये 3 डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे। 2 लोग सपोर्ट करते हैं और जो रिवोल्यूशनिस्ट थे वो सोचते हैं कि हम इसको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसको हम यूज़ करेंगे ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट की। ठीक है, होम रूल का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट ही इसका मतलब होता है। मींस जो भारत के लोग होंगे वो ही अपना शासन चलाएंगे। हालांकि इसका मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होता है। ठीक है, आपको जो ब्रिटिश क्राउन है उसके प्रति आपकी एलिजियंस, आपकी निष्ठा रहेगी, बट आपकी पावर्स, आपकी ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारा रिस्पॉन्स था होम रूल मूवमेंट, और इसके पीछे कौन लोग थे? तिलक, एनी बसंत, जीएस खरपड़े, सुब्रमण्यम अय्यर, ये तमाम लोग थे जो इसके पीछे थे। अब दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? तो ये सवाल बड़ा ही फेमस है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों कांग्रेस जो थी उसके साल में केवल एक ही सेशन होता था, दिसंबर में। ठीक है, तो इन लोगों को लगा था कि हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि साल भर काम करे। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर काम करे और होम रूल की डिमांड करे, ब्रिटिश लोगों पे प्रेशर बनाती रहे। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर ऑल ऑफ द इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको समझाया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ये बात नहीं करते थे, ये बात करते थे होम रूल की, सेल्फ गवर्नमेंट की विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। मीन्स हमारे मेंबर्स ज़्यादा होंगे, हमको ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलेगी, हमारा स्टेटस बढ़ेगा। अब दोस्तों ये जो होम रूल लीग मूवमेंट था, इन्होंने फॉलो किया था आयरिश होम रूल लीग को, जो कि 1870 से लेके वहाँ पे 19 के बीच में वहाँ पर भी यही मूवमेंट चला था। जो आइलैंड के लोग थे वो भी होम रूल को डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो उसी की तर्ज पे, क्योंकि एनी बसंत वहीं से आती थी, तो उसी की तर्ज पे भारत में भी इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। और भारत में 2 अलग अलग लीग बनती हैं, एक बनती है तिलक के अंडर में और दूसरी बनती है एनी बसंत के अंडर में। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस मूवमेंट के पीछे कौन कौन से फैक्टर थे। सबसे पहला, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉपुलर प्रेशर। लोगों का प्रेशर जरूरी है गवर्नमेंट के ऊपर ताकि उनको कंसेशन मिलते रहें। अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स को काफ़ी उम्मीद थी मोरले मिंटो रिफॉर्म्स से, बट उनको निराशा हासिल होती है। ठीक है, और दोस्तों ये जो वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर, इसमें लोगों को पता था कि अल्टीमेटली सारा भुगतान, सारा पैसा हमारी जेब से जाएगा, तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी थे। सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो वॉर थी इसमें हालांकि बात हो रही थी कि ये डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है, बट सब लोगों को पता था कि ये जो इंपीरियलिस्ट पावर हैं ये अपने फ़ायदे के लिए इसमें लड़ रही हैं। तो जो इनका मिथ था कि हम लोग सुपीरियर हैं, ठीक है, हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन सबसे सुपीरियर है, तो उसका पर्दाफाश हो चुका था। ठीक है, देन 1914 में तिलक की रिहाई होती है। हमने देखा था 1908 1909 में उनको जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन होता है उसके बाद में, तो तिलक जो है जेल से बाहर आते हैं और तब एक बदले हुए तिलक होते हैं। ठीक है, तिलक गवर्नमेंट को अपनी लॉयल्टी अश्योर करते हैं। मॉडरेट्स को बोलते हैं कि भाई मुझे जो है गवर्नमेंट की ओवरथ्रो नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट हटानी नहीं है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिफॉर्म करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि तिलक के मूड में इतना बदलाव कैसे हुआ। तो दोस्तों आपको पता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, इनके बीच में स्प्लिट हो चुका था। ठीक है, तो दोनों लोग वापस मिलना चाहते थे। तो ये जो तिलक थे ये मॉडरेट्स को खुश करना चाह रहे थे, उनको अपीज करना चाह रहे थे कि भाई मेरी जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी है, चलो मैं उसमें थोड़ा कमी ला रहा हूँ, ठीक है, तो आप हमें हमारा साथ दो। तो इसलिए तिलक ने अपनी जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसमें थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, तिलक ने यह भी कहा था कि वॉयलेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसने कहा था कि भाई जितने भी इंडियंस हैं उनको ब्रिटिश लोगों का साथ देना चाहिए। ठीक है, देन एनी बसंत जो कि आयरिश थियोसॉफिस्ट थी वो भी भारत में आती हैं। तो इन तमाम, और वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा होता है, तो इन सब चीज़ों का जो है रोल होता है भारत का जो होम रूल लीग मूवमेंट होता है उसके ऊपर। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन लीग्स के बारे में। 2 लीग्स बनती हैं। अब इसकी शुरुआत देखिए दोस्तों, दोनों लोगों को पता था कि हमें कांग्रेस के दोनों ही जो धड़े थे
मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों का ही हमको समर्थन चाहिए। ठीक है, तो तिलक और बसंत इनको अप्रोच कर रहे थे कि आप लोग मिल जाओ, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 1914 में ट्राई किया सेशन में, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो उसके बाद 1915 में एनी बेसेंट ने क्या किया, अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया था सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करने का, और इसके लिए उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। दोस्तों ये कॉमनवेल्थ नहीं है, ठीक है, इट इज कॉमनवेल्थ। ये एनी बसंत के द्वारा न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, फिर 1915 का जो कांग्रेस का सेशन होता है वहाँ पे इन दोनों को थोड़ी सी सफलता मिलती है। ये डिसाइड हो जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट को शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि वो अगले सेशन में शामिल होते हैं, बट 1915 के सेशन में इसको डिसाइड किया जाता है। बट दोस्तों जो कांग्रेस थी वो होम रूल लीग के समर्थन में नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए बसंत और तिलक डिसाइड करते हैं कि हम कांग्रेस के पीछे नहीं रहेंगे, हम अपनी लीग स्टार्ट करते हैं। और होता भी यही है कि तिलक और बसंत जो है अपनी सेपरेट लीग्स बना लेते हैं, ताकि दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन न हो। दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ा थोड़ा फर्क था, अगर दोनों साथ काम करते तो हो सकता था कि जैसा पहले हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वैसा फिर से हो जाता। इसलिए दोनों ने अलग अलग लीग बनाई। हालांकि दोनों ही लीग में कोऑपरेशन था, आपस में सहयोग की भावना थी। ठीक है, अब दोस्तों ये जो तिलक की लीग थी ये इंपॉर्टेंट है। 1916 अप्रैल 1916 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका क्या नाम था, इंडियन होम रूल लीग, और इसका पहला मीटिंग हुआ था बेलगाम में, इसका हेडक्वार्टर था पूना में। एंड दोस्तों इसका एरिया बड़ा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ पे था, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी जो लीग थी वो केवल महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में ही थी। एंड महाराष्ट्र में भी बॉम्बे इनके पास नहीं था, बॉम्बे था दूसरी लीग के पास। ठीक है, तो ये एरिया आपको याद रखना होगा। इसकी 6 ब्रांचें थी और इनकी डिमांड क्या थी, स्वराज मीन्स होम रूल, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके मेंस में या ऐसे में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, रीजनलिज्म के ऊपर, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स तिलक की लीग ने डिमांड किया था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन इन्होंने डिमांड की थी, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, देन बसंत, जो एनी बसंत की लीग थी वो बाद में आती है, अप्रैल के बाद सितंबर 1916 में आती है मद्रास में। ठीक है, और इसका क्या नाम था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंडिया कवर था, बॉम्बे सिटी भी इनके पास थी। ठीक है, तो तिलक के पास जो एरिया था उसके अलावा एक जो जितना भी एरिया था उसमें एनी बसंत की लीग फैली हुई थी, और बॉम्बे भी इनके पास था। तकरीबन 200 ब्रांचेस थी, बट इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन था वो काफ़ी लूज था अगर हम कंपेयर करें तिलक की लीग के साथ। इनके साथ कौन जुड़े हुए लोग थे, जॉर्ज अरुंदाले इनके सेक्रेटरी थे, इसके अलावा BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, ये भी इनके साथ जुड़े हुए थे। ये नाम भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है इसके प्रोग्राम की। तो दोस्तों इनका ऑब्जेक्टिव था होम रूल लीग, मतलब होम रूल लाना, और इसके लिए कॉमन मैन को एजुकेट करना, उनको ये संदेश पहुंचाना कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है, होम रूल का मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े, और अब तक जो पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स थे जैसे कि गुजरात, सिंध, वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और क्या क्या चीज़ें इसमें होती थी, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन पे उनको एजुकेट करना, डिस्कशन करना, पब्लिक मीटिंग्स करना। ठीक है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में किताबें लिखना, लोगों को उनके बारे में बताना, कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करना। ठीक है, स्टूडेंट को पॉलिटिक्स के बारे में क्लासेस लगाना, तो न्यूज़पेपर से अपना प्रोपेगेंडा फैलाना, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो काफ़ी वाइडर लेवल पे लोगों को जो है अपना मैसेज पहुंचाया जा रहा था। डिफरेंट तरीके इस लीग के माध्यम से यूज़ किए जा रहे थे, और ऑब्जेक्टिव क्या था, होम रूल के बारे में लोगों को समझाना और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन होती है तो उससे इनको काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों इससे ये समझ में आ जाता है लोगों को कि जो असली पावर है वो आम आदमी के पास है, मासेस के पास रियल पावर है, और अगर हम उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें तो हम हमारे आंदोलन को लंबे दिनों तक उसको हम जो है आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें देखिए कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चितरंजन दास, केएम मुंशी, ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी उसके भी कुछ मेंबर इससे जुड़े हुए थे। हालांकि एंग्लो इंडियंस,
मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स और जो साउथ के नॉन ब्राह्मण्स थे वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। उनको ऐसा लगा था कि होम रूल का मतलब क्या होगा, हिंदुओं की मेजोरिटी, ठीक है, और वो भी हायर कास्ट लोगों की मेजोरिटी। तो वही दोस्तों डिवाइड एंड रूल था हमारे यहाँ, कास्ट रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, तो उसकी वजह से ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब बात आती है गवर्नमेंट के एटीट्यूड की। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके राज में इतने बड़े आंदोलन हो। तो वैसा ही हुआ। तिलक को पंजाब और दिल्ली में आने से ही मना कर दिया गया था, ठीक है। 1970 में एनी बसंत और उसके जो साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके चलते पूरे भारत में प्रदर्शन होते हैं। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग देते हैं और तिलक जो है वो फिर से पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड की उपाधि सुब्रमण्यम अय्यर त्याग रहे हैं और तिलक ने फिर से पैसिव रेजिस्टेंस की बात कर दी है। जब तिलक जेल से छूट के आए थे तब वो कहते थे कि हमें जो है केवल रिफॉर्म्स चाहिए, बट इस मूवमेंट के बाद वो फिर से वो बात कर रहे हैं पैसिव रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें याद रखनी होंगी, ठीक है। अब दोस्तों 1919 आते आते जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो ये मूवमेंट भी समाप्ति की ओर होता है। इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। सबसे पहला वो ब्रिटिश की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ब्रिटिश लोगों ने ये मैसेज दे दिया था लोगों को कि नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि 1917 में आने वाले थे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो मॉडरेट्स थे उनको समझ में आ गया था ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो फिर से उन्होंने अपनी जो पटरी चेंज कर ली, ठीक है। दूसरी बात, जब तिलक ने बात की पैसिव रेजिस्टेंस की तो मॉडरेट्स उससे नाराज़ थे, तो वो अलग हो गए, ठीक है। इसके बाद जो तिलक थे 1918 में उनको बाहर जाना होता है किसी केस के सिलसिले में, तो एक ये जो आंदोलन था ये लीडरलेस हो जाता है। तो अगर लीडर ही नहीं है तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से ये जो आंदोलन था ये 1919 आते आते ख़त्म हो गया था। अब दोस्तों गांधी जी की एंट्री भी होती है और गांधी जी की एंट्री के बाद लोगों को नई अप्रोच मिल जाती है कि किस तरह से हमको स्ट्रगल करना है। एंड दोस्तों 1920 में गांधी जी ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं 1920 में, और उस सेशन में इस लीग का नाम चेंज हो जाता है और रखा जाता है स्वराज्य सभा। दोस्तों यही सवाल पूछा गया था 2018 के प्रीलिम्स में कि स्वराज्य सभा जो है वो किसका नाम चेंज किया था 1920 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये जो होम रूल लीग थी, मूवमेंट था, इसके पॉजिटिव गेन्स क्या थे। सबसे पहला दोस्तों, इससे पहले जो मूवमेंट हुए थे उसमें जो अपर लेवल के लोग थे वो शामिल ज़्यादा होते थे, बट इस मूवमेंट के बाद जो मूवमेंट था वो शिफ्ट हो गया मासेस की तरफ, क्योंकि इनके प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, लोगों को एजुकेट करना, और तरह तरह के मीडियम यूज़ किए थे उनको एजुकेट करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि मासेस इन्वॉल्व हो गए हैं तो आगे आने वाली जो गांधीयन स्टाइल है उसके लिए इसने लोगों को तैयार किया, ठीक है। ये हो गया। जो 1917 के रिफॉर्म्स आए थे वो उसका एक मुख्य वजह होम रूल एजुटेशन था, उससे ये इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। देन 1916 में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन होता है और इसके पीछे भी तिलक एंड एनी बसंत के काफ़ी प्रयास होते हैं, तो ये इसके पॉजिटिव गेन थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे 1916 के लखनऊ सेशन की, जहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ साथ आ जाते हैं, और इस सेशन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये हमें याद रखना होगा दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905, 1906, 1907 तीनों के सेशन कहाँ पे हुए थे, ठीक है, और उनके प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। फिर 1916 का सेशन लखनऊ का, उसका प्रेसिडेंट कौन है। दोस्तों लास्ट में मैं एक लेक्चर लूँगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो मैं आपको एक समरी में बना के दूंगा ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। अब दोस्तों ये जो इनका मिलन हुआ था इसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों सबसे पहला कारण तो ये था कि जिन वजहों की वजह से स्प्लिट हुआ था उनका कोई मतलब था नहीं अभी, ठीक है। दूसरी बात, स्प्लिट की वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ था, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हुई थी, एक वैक्यूम सा बन गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडरेट्स को रिझाने के लिए
उनके सस्पिशन को दूर करने के लिए तिलक ने अपनी आइडियोलॉजी में चेंज किया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई मुझे ओवरथ्रो नहीं चाहिए, मुझे केवल रिफॉर्म चाहिए, ठीक है, वायलेंस का मैं यूज नहीं करूँगा। तो मॉडरेट उससे खुश थे, ठीक है। और दो मॉडरेट थे, गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, उनकी डेथ हो जाती है। और जो स्प्लिट हुआ था उनके पीछे ये दो लोग मुख्य रूप से थे। तो क्योंकि ये दो लोग अब नहीं हैं, तो इस वजह से भी जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में बदल जाती हैं। वाह क्या बात है, ठीक है। तो जो दूरियां थी वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब वो तमाम कारण थे। अब दोस्तों लखनऊ में कांग्रेस के सेशन के अलावा एक दूसरी चीज़ भी हुई थी, वो ये थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिल जाना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस के अधिवेशन का ही पार्ट था, सेशन का ही पार्ट था। बट दोस्तों ऐसा नहीं था, ये दो अलग अलग चीज़ें थी, बट एक ही जगह पे हुई थी, लखनऊ में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लखनऊ पैक्ट क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहाँ पे लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि हम गवर्नमेंट के सामने कॉमन डिमांड रखेंगे। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों इस समय मुस्लिम लीग में काफ़ी यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, जो कि अलीगढ़ वाला जो सिस्टम चला आ रहा था उससे इतने खुश नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग के सोचने के तरीके में इस समय काफ़ी चेंजेस आए हुए थे, ठीक है। और भी कुछ कारण थे, जैसे कि टर्की की हेल्प नहीं की थी ब्रिटेन ने। और टर्की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो खलीफा होते थे वो मुस्लिम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, ठीक है। एंड 1911 में क्योंकि बंगाल का पार्टीशन वापस ले लिया था, तो मुस्लिम वैसे ही नाराज़ थे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या कारण था कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसको पावर देने से मना किया था गवर्नमेंट ने, इसलिए भी लोग नाराज़ थे, ठीक है। और ये अलीगढ़ स्कूल वाली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड दोस्तों 1912 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें यह रेजोल्यूशन पास होता है कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सूटेड टू इंडिया। बट वहाँ पे कंडीशन ये थी कि जो मुस्लिम है उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये लोग भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। देन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यंगर मुस्लिम्स थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार होते हैं, रिप्रेशन होते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अहम हैं। मौलाना आज़ाद का था अल हिलाल, ये इनका न्यूज़पेपर था, ठीक है। और मोहम्मद अली का था कॉमरेड, ठीक है। तो इनके ऊपर काफ़ी सप्रेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको याद रखने होंगे, मौलाना आज़ाद अल हिलाल एंड मोहम्मद अलीज कॉमरेड। तो इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो नेचर क्या थी इस पैक्ट की, ये हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये थी कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स पेश करेंगी। मतलब पहले ये होता था कि दोनों अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अब जो है दोनों साथ साथ करेंगे। दोस्तों हमने देखा था जब 1909 वाले रिफॉर्म्स आए थे तो शिमला डेप्यूटेशन अलग से मिलने गया था, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों अब साथ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, वो एक्सेप्ट कर लिया था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी और इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा मुस्लिम लोग ये भी कह रहे थे कि जो लेजिस्लेचर में हमारी सीट्स जो हैं वो रिजर्व होनी चाहिए, उसका फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए, इसको भी मान लिया गया था। अब दोस्तों ये जो जॉइंट डिमांड की बात हो रही है, ये जॉइंट डिमांड किस चीज़ के बारे में थी? सबसे पहला सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए, दूसरी बात असेंबली को एक्सपेंड किया जाए और मेजोरिटी जो हो वो इंडियंस उसमें होने चाहिए, ये सबका सेम बात है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी टर्म 5 साल की होनी चाहिए, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, उसकी सैलरी ब्रिटिश लोग अपने खजाने से पे करें, ना कि इंडिया के फंड से। तो ये इनकी एक डिमांड होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये चीज़ तो हो गई, बट इसमें कुछ कमियां भी थी। क्रिटिकल कमेंट्स क्या आते हैं दोस्तों? देखिए लीग और कांग्रेस तो जुड़ रही है और कांग्रेस ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये शुरुआत हो जाती है टू नेशन थ्योरी की, क्योंकि दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? केवल मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोगों को वोट करेंगे। तो मीन्स आप मुस्लिम समुदाय को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, उनको अपने साथ मिला के नहीं देख रहे हो, उनको अलग समझ के देख रहे हो। तो मीन्स जो टू नेशन थ्योरी थी उसकी शुरुआत, उसका बीज यहाँ से पड़ जाता है। एंड दोस्तों कांग्रेस मिल जाती है, ठीक है, लीग मिल जाती है, तो उनके लीडर्स तो मिल गए, लेकिन जो लोग थे, जो मासेस थे, उनके बीच में लोगों को जोड़ने के कोई प्रयास नहीं किए गए, ठीक है। तो
टॉप पे लोग मिल चुके हैं, बट बॉटम में जो लोग थे वो अभी भी अलग ही थे, उनके बीच में अभी भी दूरियां ही थी। तो ये एक गलत चीज़ थी जो इसमें होती है। ठीक है, जो रिफॉर्म्स की बात थी 1917 की, उसको बोला गया था मोंटेगू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917। ठीक है, और इसमें ये जो मोंटेगू थे ये उस समय के भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इन्होंने डिक्लेरेशन दिया था अगस्त 1917 में, जिसको बोला गया था अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए थे। सबसे पहला दोस्तों कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की हर ब्रांच में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। दूसरा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट की बात ये लोग कर रहे थे। ठीक है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए ये जो इन्होंने ये ब्रिटिश पॉलिसी बन गई थी किस चीज़ की? एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, सेल्फ गवर्नमेंट की। तो मतलब अगर अब कांग्रेस या कोई भारतीय सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता था या होम रूल की बात करता था तो वो अब राजद्रोह नहीं होगा, उस पर सेडिशन का चार्ज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी है। तो अगर कोई उस पॉलिसी के बारे में बात करेगा तो उस पर कैसे चार्ज लग जाएगा? ठीक है। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जो रूलर्स हैं वो अब भारत के जो इलेक्टेड लोग होंगे उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि केवल जो ब्रिटिश क्राउन था उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड दोस्तों 2016 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, एंड आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पे जो कांग्रेस थी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, इंडिया ने ऑब्जेक्शन क्या किया था दोस्तों कि एक तो टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कि कब ये सब चीज़ें होंगी, पता चले 50 साल बात करें तो क्या मतलब है। ठीक है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ही डिसाइड करेगी कि क्या नेचर होगा, क्या टाइमिंग होगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये इनका ऑब्जेक्शन था। और तीसरा कि ब्रिटिश लोग डिसाइड करेंगे कि भारतीय लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप गूगल फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, आपके जो डाउट्स होंगे उसको आप उसमें डालिए, मैं संडे को उसका जवाब दूंगा। एंड दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा इसको आप ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।